नमस्कार। इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी सड़कों के नाम बदलने का निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में अन्य शहरों समेत हल्द्वानी शहर की 2 प्रमुख सड़कों के नाम बदल दिए गए हैं। हल्द्वानी में नवाबी रोड का नाम बदलकर अटल मार्ग कर दिया गया है, जबकि पंचक्की चौराहे से ITI तक के मार्ग को अब गुरु गोलवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इस फैसले के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और युवाओं में अपनी अपनी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सरकार के इस फैसले पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि नाम परिवर्तन ऐतिहासिक व्यक्तियों को सम्मान देने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया है। वहीं अटल मार्ग का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को सम्मान देने के लिए किया गया है। इसी के साथ स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये नाम बदलना तो एक सुचारू रूप से एक प्रक्रिया है और नाम बदलते रहते हैं, मगर नाम बदलने के लिए जो उन्होंने अटल रोड रखा है, अटल की जगह, जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड होने के नाते और मैं भी उत्तराखंड से जुड़ा, आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, तो चाहिए था करके कि किसी महान नायक जिन्होंने उत्तराखंड में शहादतें दी, उत्तराखंड के को स्थापना करने में अपना पूरा जीवन मतलब समर्पित किया, उनके किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर यहाँ का नाम रखना चाहिए था। और यहाँ के जितने भी पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी विश्वास में लेना चाहिए। कहीं पे भी कोई कार्य होता है तो तब जाकर ऐसे कोई भी जरूरी फैसले लेने चाहिए। लेकिन नाते मैं नाम पे तो नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी नाम रखे गए हैं या विचार कर रही है सरकार किसी नाम को परिवर्तित करके रखने के लिए, तो हमारे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो महान विभूतियाँ, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे RSS जो संचालक रहे हैं गावलकर साहब हो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। नाम आप नामकरण जो आपको उचित लग रहा है, कहीं पर अगर जस्ट बैठ सकता है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द पे बना रहा है, नाम परिवर्तन करने से कोई लाभ हमें नहीं लगता पब्लिक को होने वाला। लाभ तब होगा जब इन सड़कों में खुशी से लोग चलें और बेरोजगार युवक न टहले रोडों में, विकास की बयार बहे, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों, तो इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार ने। बाकी इन चीज़ों का हम स्वागत करते हैं, जिसका जो नामांतरण होना है होते रहे, ये प्रक्रिया है। कभी कोई दूसरी सरकार आएगी वो अपने हिसाब से करेगी, इससे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है क्षेत्रीय जनता को। देखिए, हल्द्वानी में पहले भी बहुत नाम बदले गए। नवाबी रोड का तो कई बार नाम बदल दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग अभी भी पुराने नाम को ही बोलते हैं। नवाबी रोडी कहते हैं, मुखानी को मुखानी चौराहे कहते हैं। मेरा कहने का मतलब कि चोरगिले का नाम कई बार बदला, लेकिन उसको लोग चोरगिले ही कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इतिहास को पलटने के बजाय कुछ नए नाम की अलग सड़कें बनानी चाहिए। जो पुराने इतिहास में जो दर्ज है उनको लोग पहले से जानते हैं, तो मैं समझता हूँ बदलाव से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पुराने लोग वही उसी नाम से जानेंगे। जहाँ तक सवाल है परिवर्तन का, तो सत्ता बदलती है और मेयर बदलते हैं या सरकारें बदलती है, तो अपने हिसाब से नाम चेंज करते हैं, लेकिन पुराने नामों को लोग याद करते हैं। अभी भी इलाहाबादी कहते हैं हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब कि इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन नाम बदला अच्छे है, बधाई है उन लोगों को। अच्छा और प्रशंसनीय कदम है। पूर्व में ये सब जो रोडें और ये जो शहर हैं, इनके नाम हमारे सनातनियों के नाम के हिसाब से रखे गए थे और बीच में आतताइयों के नाम रख दिए गए। नवाबी रोड, ये रोड, नूरजहां रोड, शाहजहां रोड, इनका कोई औचित्य नहीं है। हिंदुस्तान सनातनियों का देश है और सनातनियों के नाम से रखा जाए। महापुरुषों के नाम से, अटल जी के नाम से रखा गया। अटल जी का अपने देश में कितना बड़ा योगदान है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और मैं तो इसकी प्रशंसा करता हूँ। सवाल है आपका, क्योंकि कल ही सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है और सरकार ने नाम बदले हैं, और नाम बदलना बहुत बढ़िया अच्छा काम है, क्योंकि जनभावना का आपने सम्मान करना चाहिए। जनभावना जैसी है उसके अनुरूप ही होना चाहिए। लेकिन ये बात भी सच है कि नाम अगर अटल रख रहे हैं आप, तो आपके काम भी अटल होने चाहिए। जैसे आप शहर में जो है कैमरों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये भी ऐसे मुद्दे हैं। अभी जैसे गर्मी आ रही है, पानी की व्यवस्थाएं, जगह जगह नल टूटे रहते हैं, उनको उनकी रिपेयरिंग है, उनकी मेंटेनेंस है। तो अगर सरकार इन पर ज़्यादा ध्यान दे तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे कल ही हमने पेपर में पढ़ा कि एक महिला का शव मिला है, और इस तरह की भी दुर्घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। तो इनको कैसे हम कम से कम हो, शहर में कैसे सुरक्षा सुनिश्चित करें,
कैसे रोड की सुरक्षा सुनिश्चित करें, रोड पर ये जो ये गाड़ियां अनाप शनाप तरीके से चल रही हैं, इनको कैसे सुनिश्चित करें, तो सरकार को इन पर भी अटल रूप से कार्य करना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये फैसला स्वागत योग्य है। जिस तरीके से गुलामी मानसिकता के प्रतीक नवाबी रोड जाना जाता था, अब उसका नाम अटल मार्ग होगा। और जहां पर हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं, इसको जो हमारा ऊपर पंचक्की चौराहा है, यहाँ से लेके ITI तक श्री गुरु गोलवलकर मार्ग कहा जाएगा, जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, जो हमारे विभूतियां हैं, उनके नामों से जाना जाएगा, जिससे सनातन बढ़ेगा। और धामी जी के इस फैसले का स्थानीय लोगों के साथ ही पार्टी के लोग भी बहुत बहुत इसका आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। तो सुना आपने कि कुछ लोग इसके पक्ष में हैं नाम बदलने को लेकर, तो कुछ लोग विपक्ष में हैं। हालांकि अब तो नाम में बदलाव हो चुका है, इसलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने दायित्वों की पहली सूची यानी कि पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के 20 पदाधिकारियों को विभिन्न परिषद, आयोग और समितियों में दायित्व दिया गया है। लंबे समय से जिम्मेदारियों को लेकर सरकार पर दबाव था, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिम्मेदारी देकर अपना दबाव अब कम कर लिया है। वहीं पिछले दिनों से लेकर लगातार विपक्ष सरकार और सीएम धामी को घेरने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन अब सीएम ने 20 नामों पर मुहर लगा दी है। इसे लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। पार्टियां सभी देती हैं, हमारी सरकार भी थी, तो हमने भी अपने ऐसे कार्यकर्ता साथियों को जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आ सके थे, तो उनको यह अवसर दिए थे और वो सम्मान दिया था, और उससे फायदा भी होता है राज्य को। लेकिन अभी कितना फायदा करते हैं इनके, तो मंत्री बिल्कुल निखट्टू हो रहे हैं, तो ये दायित्वधारी तो खट्टू भी होंगे या नहीं होंगे, ये देखने की बात है। अब ये तो इनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे समय में जितने दायित्वधारी थे सबकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए जो है। यहाँ तक कि जिनको गढ़वाल मंडल विकास निगम जो बहुत घाटे में चल रहा था, जब मैंने एक व्यक्ति को दायित्व दिया तो वो उसको तक लाभ में ले आए थे। जो ये स्थितियाँ, जब आप अच्छे लोगों को दायित्व। तो वहीं कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर हमारे संवाददाता अभय केंतुरा ने उनसे खास बातचीत की है। इस दौरान अजय कोठियाल ने क्या कुछ कहा है, इंडिया वॉइस पर सुनिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंबे इंतजार के बाद पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्नल अजय कोठियाल, जिनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष उनको बनाया गया, उनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब दी। अब तक आप काम कर रहे थे पार्टी के लिए, चीज़ों को ले, लेकिन अब एक जिम्मेदारी के साथ आप काम करते नजर आएंगे। क्या कुछ रहेगा सर, किस तरह से देखते हैं? मतलब मैं तो इसको ऐसे लेके चलता हूँ कि एक तो ये प्लेटफॉर्म है, एक जिसमें कि आप पहचाने जाते हो, जो कार्य आप करने की क्षमता रखते हो उसको और आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, क्योंकि उत्तराखंड जो है ये तो वैसे ही जिसे बोलते हैं सैनी धाम, पांचवा धाम, हर परिवार हर घर कहीं ना कहीं फौज से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, फौज का अगर कोई एक्सपीरियंस देख सके तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो फौज में नहीं होता, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डिज़ास्टर हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे रेस्क्यू के ऑपरेशंस हो। तो अगर सैनिकों के उस एक्सपीरियंस को, सैनिकों की ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ आज हम समाज में जो ज़रूरतें हैं युवाओं का, महिलाओं का, जो सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें राष्ट्र निर्माण के लिए, उत्तराखंड निर्माण के लिए, तो शायद ये प्लेटफॉर्म एक बड़ा अच्छा है। और मेरे को पक्का यकीन है जो हमसे उम्मीदें करी जाती हैं हम उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सर, आप पूर्व सैन्य अधिकारी भी हैं और उत्तराखंड राज्य में पूर्व सैनिकों का एक बड़ी लंबी फहरिस्त भी है। उनकी बहुत सारी समस्याएं होती जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती। किस तरह से आपका एक गम रहेगा सर कि उनकी उन समस्याओं का समाधान हो सके, और ख़ासतौर पर जो पूर्व सैनिकों को लेकर जो जज्बे की बात होती है कि उनका भी पूरा इस्तेमाल यहाँ पर हो सके राज्य के विकास के लिए? देखो, आज अगर मैं आर्मी में होता तो मतलब मैंने तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया, तो मेरे जो कोर्समेट्स हैं अभी वो मेजर जनरल रैंक पे हैं, मेरे से 6 महीने सीनियर, 1 साल सीनियर जो हैं वो कोर कमांडर और इस रैंक पे हैं। तो जो सैनिकों की जो ज़रूरतें होती हैं उसको आगे पहुंचाने के लिए 2-3 तरीके हमें फॉलो करने चाहिए। एक तो खुद उत्तराखंड सरकार है, फिर उसके बाद में सैनिक के अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए। सर, मुख्यमंत्री जी खुद भी सैनिक परिवार से हैं, किस रूप में देखते हैं आज उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है और आप लोग मिलकर किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए काम करते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ रोड मैप आपने सोचा है सर? देखो, जो एक्सपीरियंस हमने पहले फ़ौज में लिए
वो एक्सपीरियंस अब उत्तराखंड में इस्तेमाल करने तरीके तकरीबन एक जैसे होते हैं। फ़ौज में थोड़ा सा एक एडवांटेज ये रहता है कि आपको ना संगठित होकर के अपने टाइम प्लान को लेकर के, और कोई इशू अगर बनती है तो उस इशू के साथ में और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उनको लेकर के चलने का एक तरीका हो जाता है। सीएम साहब तो खुद ही एक मतलब यंग क्या है, यंगस्टर हैं बल्कि वो तो, और जिस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार के लोगों से अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले जो तरीके हैं उनको देख करके और विचार लेकर के चलते रहते हैं। तो मेरे को लगता है कि सैनिकों को ये बड़ी खुशी की तरीके से लेना चाहिए कि उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा उत्तराखंड के निर्माण में। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। बिल्कुल अजय कर्नल कोठियाल जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो जिम्मेदारी मिली उस जिम्मेदारी का निर्वहन होगा। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने का काम होगा। जो उत्तराखंड राज्य में पूर्व सैनिक रहते हैं उनके उन अनुभवों को साझा करके उन्हें एकत्रित करके राज्य के विकास के लिए काम करने का काम किया जाएगा। कैमरामैन असुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो इंडिया वॉइस पर अजय कोठियाल को सुना आपने, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो दायित्व उन्हें दिया गया है वो बड़ी ही बखूबी से उसे पूरा करने का काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड में कई जगहों के नामों में बदलाव किया गया है और इस नाम बदलने की प्रक्रिया पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर तंज कसा है और कहा कि जल्दीबाजी में सरकार ने यानी कि मुख्यमंत्री धामी ने यह फैसला लिया है। इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हाल ही पहले नाम बदले कई जगह के, हल्द्वानी नवाबी रोड को अटल मार्ग कर दिया, मियां वाला बदल दिया और इतनी हड़बड़ी में बदले कि बाद में 2 नाम और जो है विड्रॉ भी करने पड़े। जो निर्णय थे वो विड्रॉ भी करना पड़ा। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये दोनों तरह से मुख्यमंत्री जी घिरे हैं। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष आप विचारों से 3 साल का नहीं पूछ रहा, 8 साल का हिसाब पूछ रहा है। सही है, 8 साल से लगातार भाजपा है। कह रहे भाई 8 उपलब्धियां कोई बता दो, और 80 विफलताएं गिरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई, पलायन बढ़ गया, और सड़कों में गड्ढे हो गए, बिजली के दाम बढ़ गए, महंगाई चरम पर है, आसमान में कानून व्यवस्था की स्थिति गिर गई, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ गए, जो दलित लड़कियां हैं वो बलात्कार का शिकार हो रही हैं और उनमें भाजपा के नेताओं के नाम आ रहे हैं, आदि आदि आदि। और उसमें उनके जो सत्तारूढ़ दल है, अब उसने भी एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया, कह दिया कि भाई तुमने तो नदी नाले पहाड़ सब खोद डाले हैं करके। तो चारों तरफ से घिरे हुए भी हैं, और उस पर उनके लोगों के बयान पूरी पार्टी को असहज कर रहे हैं। प्रेमचंद का बयान अब भी लोगों में मानस में ताजा है, वो मंत्री पद से हट गए, लेकिन लोग जिस कुत्सित भाव से वो कहा गया उस भाव को नहीं भूले हैं। और उसी तरीके से अब एक उसी तरीके का प्रेमचंदिया बयान एक और उनके बड़े नेता ने दे दिया। तो ये सब बयानों से भी असहज है। तो मुख्यमंत्री ने अपने को बचाने के लिए ये नाम बदल की ढाल। इतना ही नहीं, आज सदन में पेश हो रहे वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर, सुनवाते हैं आपको। सत्ता की हठधर्मिता का परिणाम है, और उसको बढ़ावा देने का काम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सत्ता शरणम गच्छामि, माल शरणम गच्छामि का जो भाव रहा उसके कारण हुआ है। और हमारा तो सीधा प्रश्न था कि जिनके लिए आप इसको बना रहे हो, कह रहे हो, पहले भी वक्फ एक्ट में संशोधन हुए, विरोध भी हुआ, और जो विरोध हुआ उनसे बातचीत करके रास्ता निकाला गया। तो हमने कहा रास्ता निकालो बातचीत का। स्टेक होल्डर कह रहे हैं, जिनके लिए आप बनाने का दावा कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि ये तो वक्फ का गला घोंटता है, ये तो हत्या कर रहा है, ये तो हमारी स्वतंत्रता, वक्फ की स्वतंत्रता में पूरी तरीके से खलल डाल रहा है। और उनका अपने सवाल है। जेपीसी में आपने जेपीसी बनाई इसलिए जाती है कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, विपक्ष से था बातचीत करके। आपने विपक्ष की बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि जैसे ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार शरणम गच्छामी हुए तो आपका पूरा अहंकार दबाव में आ गया। आपने कहा भाई अब क्या जरूरत है, वह का प्रचार तंत्र कुछ उल्टा प्रचारित करता है। तो उसका इस नाजुक विषय पर समझना बहुत आवश्यक है कि किसका उद्देश्य तुष्टीकरण है, किसका उद्देश्य जो है, किसका उद्देश्य गलत है। भाजपा वास्तव में जो है अपनी सांप्रदायिकता के एजेंडे के तुष्टीकरण के लिए सब
तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सुना आपने, जिन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसीलिए वक्फ संशोधन बिल पेश करना चाहती है और उसे लागू करना चाहती है। वहीं अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और लंबे समय से बीजेपी की नेता रही रेणु अधिकारी को उत्तराखंड सरकार ने महिला उद्यमिता विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके इस नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा गया। बुधवार को उनके आवास पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान रेणु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार हमेशा महिलाओं को सम्मान देती रही है और उनके विकास के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है और साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए इसे एक सकारात्मक पहल भी बताया। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके द्वारा हम महिलाओं को सम्मान दिया गया और निश्चित रूप से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी में बराबर महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, मैं ऋणी हूँ सब बहनों की तरफ से। और मुझे तो खुशी इस बात की कि सीएम साहब का पर्सनल फोन भी आया, उन्होंने बधाई दी और हमें इन्फॉर्म किया कि आपको हम लोग अपनी टीम में रख रहे हैं। मुझे इसके लिए भी मैं उनकी शालीनता को नमन करती हूँ। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय महेंद्र भट्ट जी हैं और संगठन महामंत्री अजय जी भाई साहब हैं, माननीय सांसद जी हैं अजय भट्ट जी हैं और हमारे कोश्यारी जी हैं, बाबू जी हमारे, जितने भी शीर्ष नेतृत्व प्रदेश हाईकमान का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके द्वारा मुझे इस जिम्मेदारी से नवाजा गया। और निश्चित रूप से आपने हमेशा देखा है कि मुझे जो भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी से दी गई है, मैंने उसे बहुत ही निष्ठावान एक सच्चे सिपाही की तरह उसका निर्वहन किया है और आगे भी करूंगी। ये जो डिपार्टमेंट है, देखिए इसमें तो ये है कि हम अधिक से अधिक महिलाओं को, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, आपने देखा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जन जन तक उन योजना को लाभ भी पहुंच रहा है। और लखपति दीदी योजना की अगर मैं बात करूं तो, और बहुत सारी ऐसी स्कीम है, चाहे उज्ज्वला कहें या अन्य स्कीम कहें, कमल मित्र के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट हमारी महिलाओं को मिल रहा है। और इसमें यह है कि हमारे, आपने देखा कि लगभग, मेरे अंदाज से लगभग मैं यही कहूंगी कि उत्तराखंड में 3.5 लाख लगभग जो स्वयं सहायता समूह चलते हैं या एनजीओ चलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, तो निश्चित रूप से बहनों को हमारी सरकार द्वारा आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि जो महिलाएं प्रोडक्ट बना रही हैं उनको बेचने के लिए बाजार भी हमारी सरकार द्वारा दिया जा रहा है और फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट भी किया जा रहा है। बैंक में जो भी दिक्कतें बहनों के साथ आती है उसके लिए भी सीएम साहब के द्वारा पूरी मदद की जा रही है, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। और निश्चित रूप से हम लोग सरकार के एक मतलब प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। जो भी महिलाओं को जो दिक्कत आएगी, हर महिलाओं को सारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, जो अन्य योजनाएं भी चल रही है, और जिनको बैंकों में प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट किया जाएगा हमारी सरकार। तो अगली खबर टिहरी से है, जहां टिहरी बांध परियोजना में काम करने वाली बूम्स कंपनी के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि बूम्स कंपनी नियमों को ताक पर रखकर कर्मचारियों का शोषण कर रही है, जिसको लेकर कर्मचारियों का स्थानीय बेरोजगार युवकों ने टिहरी बांध परियोजना ऑफिस के बाहर धरना दिया। साथ ही बेरोजगारों ने आरोप लगाया कि टिहरी बांध परियोजना में काम कर रही कंपनियों का खुलासा भी होना चाहिए। एजेंसीज काम कर रही हैं, एक तो एजेंसी है O&M का काम कर रही है, एक एजेंसी जो है शिवालिक कंपनी है जो कि PSP के इरेक्शन कमीशनिंग का काम कर रही है। और इसमें जो भी कंपनियां हमारे काम करती हैं वो लेबर लॉज के हिसाब से जो भी देय होते हैं वो श्रमिकों के, वो दिए जा रहे हैं। इसका हम समय समय पर हम भी इसका एक ऑडिट करते हैं कि जो भी कंपनी यहाँ पे लेबर लॉज को कंप्लाइंस कर रही है नहीं कर रही है, ये बाकी जो स्टेचुरी नॉर्म्स को। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो टिहरी बांध परियोजना है और यहाँ पे जो पावर हाउस का काम चल रहा है और यहाँ पे जो कंपनियाँ काम कर रही है वो यहाँ पे जो स्थानीय निवासी है उनका पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। और स्थानीय निवासियों को ये कहा जा रहा है कि जो कुछ लोग वहाँ पे रोजगार लगे हुए भी हैं उनको ये कहा जा रहा है कि हम तुम्हें यहाँ से हटा देंगे और हम बाहर से यहाँ पे लोग लेके आएंगे, जिसका कि यहाँ पे। तो वहीं रामनगर के लखनपुर चौराहे पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार का पुतला फूंककर मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। आपको बता दें, आबकारी नीति के तहत रामनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र पाटकोट, छोई, हाथीजगर और टिकुली क्षेत्र में शराब की नई दुकान आवंटित की गई है। वहीं इन शराब की दुकानों को खोले जाने के विरोध में आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुमित लोहनी ने बताया, प्रदेश सरकार के द्वारा जो शराब की नीति नई लाई गई है उससे युवाओं में आक्रोश है।
हरिद्वार जिले के रुड़की में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। दरअसल यहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नवजात शिशु का शव गंदे नाले में पड़ा हुआ मिला। नवजात का शव मिलने से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से नवजात शिशु के शव को नाले से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस अब नवजात के माता पिता की तलाश में जुटी हुई है। रामनगर के पाटकोट गांव की महिलाओं और ग्रामीणों ने शराब की दुकान खोलने के विरोध में जुलूस निकालकर नारेबाजी की। उन्होंने प्रशासन के इस फैसले को समाज विरोधी बताते हुए तत्काल निरस्त करने की मांग की। ग्राम पंचायत पाटकोट की प्रशासन की ओर से एक नई शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन के इस फैसले को समाज का विरोधी बताकर जुलूस निकाला। मेरा नाम बबीता बिष्ट है और मैं ग्राम पाटकोट से हूँ। आज हम समस्त ग्रामवासी यहाँ पर एक एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हमें पता चला है कि हमारे वहाँ पे सरकारी शराब की दुकान खोलने स्वीकृत। मेरा नाम मनमोहन पाठक है और मैं ग्राम सभा भलौन से हूँ। उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी की नीति के तहत हमारे क्षेत्र भलौन पाटकोट में एक शराब भट्टी स्वीकृत हुई हमने सुना है। इसका हमारे क्षेत्र के सभी लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। देखिए, हमारे पर पेयजल की समस्या, हमारे यहाँ पीने का पानी सरकार मुहैया नहीं करा रही है और शराब की भट्टी हमें बिन मांगी जो सौगात अभी हमारी बिष्ट मैम ने बताया, ये हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है और हमारा पुरजोर विरोध है, केवल पाटकोट ही नहीं। तो चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले एक बुरी खबर सामने आई, जहां उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले घोड़े और खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है। यात्रा रूट पर 12 अश्ववंशीय पशु में वायरस मिलने से अब धामी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पशुओं में वायरस इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है और 12 घोड़े और खच्चरों के बीच वायरस की पुष्टि की गई है, जिसे लेकर अब धामी सरकार अलर्ट मोड पर है। तो जनपद टिहरी के कोटी कॉलोनी क्षेत्रांतर्गत बनकोट के पास गहरी खाई में एक ट्रक गिर गई। एसडीआरएफ ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला सवार थी। एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों घायल व्यक्तियों को बाहर निकालकर अस्पताल में एडमिट करवाया। इस साल की 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा के दौरान कई बार शिकायत आती है कि कई लोग घंटों लंबी कतार में दर्शन के लिए खड़े रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पैसे देकर वीआईपी दर्शन कराए जा रहे हैं। इस पर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने साफ तौर पर आरोपों को नकारा है। आशा नौटियाल ने कहा, अगर ऐसा कोई शिकायत आगे आता है तो इसे लेकर मंदिर समिति के मामले में, यानी कि मंदिर समिति के ऊपर संज्ञान लिया जाएगा और मामले पे संज्ञान लेने के बाद आगे फैसला किया जाएगा। देखिए, ऐसी कभी भी कोई बात सामने नहीं आई है कि पैसे लेके दर्शन कराने वाली बात है। भक्त लोग आते हैं, अपने मंदिर में जाते हैं और भगवान के दर्शन करके वापस चले जाते हैं। लेकिन कभी यदि कोई कहीं पर ऐसी बात आएगी तो निश्चित तौर पर मंदिर समिति वहां पर है, उस पर जरूर मंदिर समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां आरटीओ अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि यात्रा के संबंध में लगातार उच्च स्तरीय मीटिंग की जा रही है, क्योंकि 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होनी है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए परिवहन विभाग भी पूरी तरीके से तैयार है। और आगे उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सर्विसेज के अंतर्गत ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड सर्विसेज उपलब्ध की जाएंगी और इसी के साथ बैकएंड प्रिपरेशन पूरी कर ली गई है ताकि सर्वर से डाटा तुरंत मिल सके और लोगों के ग्रीन कार्ड या ट्रिप कार्ड आसानी से बनाए जा सके। इसको लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और कोई भी गाड़ी चेक पोस्ट से बिना चेकिंग के आगे नहीं जाएगी और वह प्राइवेट गाड़ी हो या कमर्शियल हो, सबका चेकिंग किया जाएगा। तो वहीं पर्यटक नगरी रानीखेत के नजदीकी बंगवाली पोखर के भंडार गांव में तेंदुए ने एक व्यक्ति को बुरी तरह घायल कर दिया। घायल को गांव वाले राजकीय चिकित्सा रानीखेत लाए। बता दें, जमन सिंह भंडारी सुबह सुबह अपने घर से निकला था और घर से 50 मीटर की दूरी पर ही तेंदुआ मिल गया और उसने व्यक्ति का गला दबोच लिया। करीब 100 मीटर की दूर झाड़ियों में घसीटते हुए ले गया और गांव वालों में इसे देखकर दहशत फैल गई। कुछ देर बाद लोग झाड़ियों में पहुंचे और
और उसके बाद तेंदुए को भगाया गया। घायल को अस्पताल लाया गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसके गले में गंभीर घाव की वजह से उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। ये लगभग 12 बजे के बाद जो है एक केस आया जिसका नाम था जमल सिंह भंडारी, 50 वर्षीय युवक। इसके पिताजी का नाम आनंद सिंह और बगवाली पोखर का है, ये भंडर गांव का। ये इसके गले पर जो है, ऐसा हमें जानकारी मिली है कि इसके गले पर जो है तेंदुए के अटैक से जो है चोट आ गई है और ये काफ़ी बुरी अवस्था में जो है झाड़ियों में मिला है। और उसके पश्चात जो है इसको कुछ लोग लेकर के आए। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।